आपको पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संबंध में बताना चाहते हैं। ये जो पर्यावरण शब्द है ये फ्रेंच के एनवायरनमेंट शब्द से पर आधारित है। एनवायरनमेंट का अर्थ होता है घेरना या घिरा हुआ। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं पर्यावरण का मतलब है पड़ा हुआ आवरण। हम यहाँ भूगोल का अध्ययन करते हैं, भूगोल में पूरी पृथ्वी से संबंध हमारा होता है। तो पड़े हुए आवरण से मतलब ये नहीं है कि किसी विशेष घर या किसी विशेष स्थान से हमारा तात्पर्य है। हम तो पूरी पृथ्वी के विषय में अध्ययन करते हैं। तो पूरी पृथ्वी पर जो पड़ा हुआ आवरण है उसके संबंध में आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं। ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो जीव जंतु रहते हैं या वनस्पति रहती है या पृथ्वी पर पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, इस तरह से इस धरातल के ऊपर जो भी हम अपनी आंखों से देखते हैं वो सब पर्यावरण की श्रेणी में आता है। अब ये जीव जंतुओं के जन्म से पहले इस पृथ्वी पर जब कोई भी नहीं था तो इस पृथ्वी ने अपनी हिसाब से अपनी धरातल का निर्माण किया है। अपने धरातल पर जो भी कुछ हम देखते हैं ये सब कुछ इस पृथ्वी की ही इच्छा पर निर्भर है। पृथ्वी ने ही इन सब चीज़ों को अपने ऊपर धारण किया है। तो ये सब पर्यावरण की श्रेणी में आते हैं। अब जैसे ये जो पहले पर्यावरण की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं था, लेकिन जब मानव जीवन को कुछ पर्यावरण से में समस्याएं भी पैदा होनी शुरू हुई, तब ये ध्यान दिया गया कि भाई पर्यावरण के विषय में तो सोचा जाए। इस पर्यावरण में समय समय पर कुछ जो असंतुलन होता है, उस असंतुलन के होने से मानव जाति को परेशानियां पैदा होती हैं। इसलिए पर्यावरण के विषय में गंभीरता से सोचा गया और 1986 ईस्वी में पर्यावरण के विषय में विशेष ध्यान रखने के लिए प्रतिवर्ष ये पर्यावरण दिवस भी मनाया जाने लगा। अब ये जो पर्यावरण है ये जैसे कि भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। भौतिक से तात्पर्य है प्रकृति के अनुसार इस पृथ्वी पर जो भी कुछ है उससे भौतिक का संबंध है, और जैविक का मतलब है जो जीव जंतु, वनस्पति वगैरह इस धरातल के ऊपर है, उनसे तात्पर्य है। ये जो पर्यावरण है इसके अध्ययन की दृष्टि से हम इस धरातल पर पर्यावरण को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे नंबर 1 प्राकृतिक पर्यावरण और नंबर 2 मानव निर्मित पर्यावरण। पहले प्राकृतिक पर्यावरण को समझिए। प्राकृतिक पर्यावरण से हमारा तात्पर्य है कि इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर जो भी कुछ दृश्य हम देखते हैं और उसका निर्माण प्राकृतिक तौर पर हुआ है, उसमें मानव का कोई भी सहयोग नहीं है, उसे हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे इस पृथ्वी पर
पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं नदियाँ, कहीं वन, इन सब का निर्माण किसने किया है? प्रकृति ने स्वयं किया है। इसमें मानव का कोई भी सहयोग नहीं है। ये तो मान सकते हैं हम कि मानव पेड़ पौधे लगा देता है, जो वनस्पति के अंतर्गत आता है, लेकिन प्राकृतिक जो वनस्पति होती है वो प्राकृतिक तौर पर किसी विशेष स्थान की जलवायु, वहाँ के वातावरण आदि के अनुसार ही उत्पन्न होती है। और जो मानव द्वारा पेड़ पौधे उगाए जाते हैं वो कुछ परिस्थिति से हटकर भी होते हैं। अब यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि प्राकृतिक पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण में इस पृथ्वी पर कहीं पर्वत बना हुआ है, कहीं नदियाँ चल रही हैं। अब इस मानव ने, जैसे कि दूसरा मैंने बताया कि मानव निर्मित पर्यावरण, तो अब इसमें मानव जो है वो अपने अनुसार अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें जो छेड़छाड़ करता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। अब जैसे वर्तमान में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उन पर्वतीय क्षेत्रों पर भूस्खलन हो रहा है। कालांतर से कोई जानता भी नहीं था कि बादल फटना क्या होता है। अब आदमी ने एक नया नाम दे दिया है, बादल फट गया। जब अतिवृष्टि होती है उसे बादल फटना कह देते हैं। लेकिन मानव ये नहीं देख रहा कि मानव ने पर्वतों को काट काट कर वहाँ की जो मलबा है उसको ढोकर ले आए हैं, अपने मकानों का निर्माण कर लिया है। जो नदियाँ हैं उनमें जो छिद्रदार सैलें हैं, बालू है, उस बालू को भी वहाँ से प्रतिदिन खनन कर रहे हैं, अपने मकान निर्माण कर रहे हैं। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आ जाएगा कि नदियों में जो बालू है वो बालू समाप्त हो जाएगी और उस बालू के नीचे जो कठोर सैलें हैं वो सैलें आ जाएंगी। जो नदियाँ छिद्रदार सैलों के माध्यम से, बालू के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों को भूमिगत पानी पहुंचाती हैं, जो अंडरग्राउंड पानी के रूप में हमें प्राप्त होता है, वो पानी जाना बंद हो जाएगा और फिर नदी के अंदर जो पानी होगा वो ऐसे ही बहकर निकलेगा। उसमें भी मानव दिन प्रतिदिन फैक्ट्रियों का गंदा पानी, शहरों का गंदा पानी उसमें डाल रहा है। जो सतत वाहिनी नदियाँ हैं जो पर्वतों से होकर आई हैं उनके अंदर बर्फ का बना हुआ पानी है, शुद्ध पानी है, लेकिन वो कम मात्रा में है और अधिक मात्रा में गंदा पानी उसमें मिश्रण कर दिया जाता है, जिससे वो पानी उपयोग के लायक नहीं रहता, पीने योग्य नहीं रहता। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यदि नदियों में खनन कार्य ना रोका गया, पर्वतों पर खनन कार्य ना रोका गया, तो मानव के लिए बहुत परेशानी आ सकती है। नदियों का खनन कार्य ना रोकने से पानी की समस्या हो जाएगी, पानी पीने के लिए प्राप्त नहीं होगा। जो वर्तमान में आरओ का पानी पीते हैं वो गंदा पानी नहीं सहन कर पाएंगे। उनकी जो आगामी पीढ़ी पैदा होंगी वो और भी ज़्यादा शुद्ध पानी पीने के सक्षम होंगी, और जो लोग आज भी गंदा पानी पी रहे हैं उनके आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उस गंदे पानी को सहन करने की शक्ति रखेंगे, वो ही जीवित रह सकते हैं। जो शुद्ध पानी आज पी रहे हैं भविष्य उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। इसी तरह पर्वतीय क्षेत्रों में कोई आदमी कहीं भी जाकर अपना मकान बना लेता है, ये नहीं देखता कि जो वर्षा ऋतु में वर्षा होगी उसके पानी का निकास कहाँ कर होना चाहिए। दूसरी बात, गर्मी सर्दी और बरसात से जो पर्वतीय सैलें हैं वो फैलती और सिकुड़ती हैं, उनके लिए भी उपयुक्त स्थान ऐसा चाहिए
कि समय समय पर यदि भूस्खलन वगैरह होता है तो उसमें मानवीय हानि ना हो, इसको विचारते हुए ही पर्वतीय क्षेत्रों पर रहने के लिए जो बस्तियां बनाई जाती हैं वो बनाई जानी चाहिए। इस तरह से मैंने थोड़ा सा प्रकाश मानव निर्मित पर्यावरण पर आपको बताया। अब सुनिए पर्यावरण के कारक। पर्यावरण के 3 कारक हैं। नंबर 1, भौतिक या अजैविक घटक। ये जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्राकृतिक रूप से इस पृथ्वी के ऊपर जो भौतिक या अजैविक पदार्थ हम देखते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। उनमें जैसे कि स्थल, वायु, जल, ये जो पदार्थ हैं ये इस पहली श्रेणी में आते हैं। नंबर 2, जैविक घटक। इस जैविक घटक के अंदर मुख्य रूप से पादप, मनुष्य तथा जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव आदि आते हैं। नंबर 3, ऊर्जा संघटक। इसके अंतर्गत भौतिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा, मतलब भौतिक के वो सौर ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित किया गया। इस तरह से ये 3 पर्यावरण के घटक मैंने आपको बताए। अब सुनिए पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं। पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं। नंबर 1, जैविक एवं अजैविक तत्वों के योग को पर्यावरण कहते हैं। नंबर 2, जैविक विविधता, प्राकृतिक वास तथा ऊर्जा किसी पर्यावरण के मुख्य तत्व होते हैं। नंबर 3, पर्यावरण के समय तथा स्थान के साथ परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामले। जैसे कोई स्थान यदि भूमध्य रेखा पर होता है तो वो स्थान गर्म रहता है और जो स्थान ध्रुवों की तरफ होता है वो स्थान ठंडा रहता है। इस तरह से किसी समय या स्थान की वजह से वहाँ परिवर्तन होते हैं। नंबर 4, पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन करता है। पर्यावरण की वजह से ही जो स्वयं पैदा हुए जीव जंतु हैं वो पर्यावरण की ही वजह से होते हैं। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया था मानवकृत पर्यावरण, उसमें मानव परिवर्तन कर लेता है। जैसे कि जो गाय यहाँ पैदा नहीं हो रही दूसरी जगह से ले आया, यहाँ उसे रखना शुरू कर दिया, या जो कोई जीव जंतु यहाँ नहीं होते हैं दूसरे स्थान से आदमी ले आया, यहाँ वो रखने शुरू कर दिए। वो धीरे धीरे यहाँ के वातावरण से अपना तालमेल वो जीव जंतु कर लेते हैं और रहना सहना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जैविक उत्पादन पदार्थों का उत्पादन करता है जो विभिन्न जलवायु एवं विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। नंबर 5, पर्यावरण जैविक तथा अजैविक पदार्थों के व्यवहारिक संबंध पर आधारित होता है। नंबर 6, पर्यावरण की कार्यवाही ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है। ऊर्जा जो संचार है मतलब जो शक्ति है उस पर निर्भर करती है। जहाँ ऊर्जा के अच्छे साधन हैं वहाँ जीव जंतु भी अच्छे पनपते हैं, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति भी अच्छी पनपती है। इसी तरह नंबर 7, पर्यावरण सामान्यतः पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करने की ओर अग्रसर रहता है। मतलब परिस्थितियाँ भी पर्यावरण के ही अनुसार उत्पन्न होती हैं। जहाँ का जैसा पर्यावरण होता है वहाँ की परिस्थितियाँ भी उसी के अनुसार बन जाती हैं, जिससे कि
वहाँ का मुख्य रूप से वहाँ के जीव जंतु एवं प्राकृतिक वनस्पति वगैरह अपना जीवन यापन करते रहते हैं। धन्यवाद।